जीएसटी में अगर किसी व्यापारी के साथ घटना दुर्घटना होती है, हम 10 लाख रुपए उस व्यापारी को सुरक्षा कवर राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी सुरक्षा का कवच भी है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी है, लेकिन उसको प्रोत्साहन करके एक ईमानदार उपभोक्ता के द्वारा जो टैक्स दिया गया वो टैक्स वापस उसको प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार के राजकोष में जाना चाहिए। यह भी उससे अपेक्षा है, और उसी अपेक्षा के साथ जब ईमानदारी के साथ काम होता है तो उसके परिणाम भी होते हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में लोग किस प्रकार की कहानी कहते थे। जहां से गड्ढे प्रारंभ हो समझ लो उत्तर प्रदेश आ गया। जहां साइकिल होते ही अंधेरा लग जाए, होने लग जाए, अंधेरे में अंधकार दिखाई दे, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई ये नहीं कह सकता। आज तो समान रूप से बिजली सभी 75 जनपदों में। आज सड़कें उत्तर प्रदेश की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर है। एक्सप्रेसवे में 60% भागीदारी उत्तर प्रदेश की। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। देश का पहला वाटरवे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है, और उत्तर प्रदेश अलग अलग सेक्टर में एक नई छलांग लगा करके आगे काम कर रहा है। जिस प्रदेश में निवेश आता नहीं था, भागता था, आज देश के अंदर सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव उस राज्य को प्राप्त हुए हैं। कोई अनुमान करेगा उत्तर प्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो जाएं, अलग अलग सेक्टर के प्राप्त हो जाएं? यानी लोगों के लिए कल्पना है, लेकिन यह एक वास्तविकता है। और ये निवेश आ रहा है, ये निवेश रोजगार भी लेकर के आ रहा है। आप अभी हाल ही में देश के एक मीडिया ग्रुप के द्वारा किए गए उस सर्वे को आपने देखा होगा। देश के अंदर आबादी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है ना, सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के बराबर है। पहले जब देश के अंदर पलायन की बात होती थी और श्रमिकों के जाने की बात होती थी, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते थे, और उत्तर प्रदेश के श्रमिक वहां पर विकास में योगदान तो देते थे, लेकिन उनके साथ क्या कुछ होता था। कोरोना कालखंड से अच्छा उसका दृश्य देखने का और कोई मौका दूसरा नहीं मिलता। क्या दुर्गति हो रही थी, क्या स्थिति हो रही थी। तब लॉकडाउन तोड़ करके हमें वाहन लगाने पड़े थे उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। और अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में चीजें सामने आई हैं। अब उत्तर प्रदेश का नागरिक अपने ही जनपद में और अपने ही प्रदेश में काम प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के केवल 10% लोग बाहर हैं, बाकी सभी 90% लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर काम मिलना प्रारंभ हुआ है। यानी 2 करोड़ लोगों को एमएसएमई सेक्टर में जो काम मिला है, 60 लाख लोगों को प्रदेश के अंदर औद्योगिकीकरण होने के कारण जो रोजगार प्राप्त हुआ है वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। सरकारी सेक्टर में 8.5 लाख से अधिक लोगों, नौजवानों को नौकरी की गारंटी मिल पाना और नौकरी उनका लग जाना बिना किसी सिफारिश के लग जाना, यह एक किसी चमत्कार से कम नहीं। हमने उसके दायरे को बढ़ाया। मुझे याद है 17 में जब हमारी सरकार आई, हमें पुलिस की भर्ती करनी थी। मैंने डीजी भर्ती बोर्ड को बुलाया। मैंने कहा भी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा साहब 50,000 जगह खाली पड़े हुए हैं, लेकिन हम एक बार में केवल 3,000 भर्ती कर पाएंगे। तो मैंने कहा 50,000 भर्ती करने में तो हमें फिर कई वर्ष लग जाएंगे भाई, और तब तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या होगा। उन्होंने कहा क्या। मैंने कहा भी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग केंद्रों को हायर करो। उन्होंने कहा हो सकता ना दें। मैंने कहा हम बात करेंगे। फिर उसने कहा साहब इसमें कोर्ट का स्टे भी है। मैंने कहा कौन से कोर्ट का। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट का। तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा क्या है। उन्होंने कहा कुछ, उन्होंने इसमें रिफॉर्म के लिए कहा है। मैंने कहा रिफॉर्म करो।
हमने जैसे सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप भर्ती की प्रक्रिया में सुधार किया, परमिशन मिली और मात्र हम उस समय 18,000 से लेकर 20,000 की भर्ती करते करते धीरे धीरे करके उस भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाए थे। 3,000 केवल क्षमता थी उत्तर प्रदेश के पास अपनी ट्रेनिंग के, और इस बार हमने 60,200 भर्ती एक साथ संपन्न की है और सभी को हम उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग केंद्रों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। सभी को, सभी 60,200। आज आप जाइए, कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए, अन्यथा किसी भी सिटी में आप जाएंगे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी वह किसी न किसी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, पुलिस की सुविधाओं का होगा, पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं की बिल्डिंग होगी। यह परिवर्तन होता है। हम लोग जब आए थे प्रदेश में, यहां पर पिक एंड चूज होता था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए कोई अगर किसी पार्टी विशेष का है तो उसके लिए दूसरा कानून, और कोई विरोधी है तो उसके लिए दूसरा कानून। हमने कहा नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। आज 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर खुल चुकी हैं। हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय खुल चुका है। ये सभी काम कर रहे हैं। ये पहले भी हो सकता था। हम लोग आए थे तब 6 ऐसे कमिश्नरी थी जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं था। हमने विश्वविद्यालय वहां भी बनाए, सरकारी बनवाए हैं, यानी हर कमिश्नरी में एक सरकारी विश्वविद्यालय जरूर होगा, हमने दिया है। हर जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनने की ओर अग्रसर हुआ है, यह हम लोगों ने कर दिया है। आज हम सफल हुए हैं। यानी इस दिशा में भारी कदम को आगे बढ़ाते हुए आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में कोई अनुमान करेगा? कोई अनुमान करता था उत्तर प्रदेश में कृषि का दायरा बढ़ेगा? किसान आत्महत्या करता था। आज उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं करता। अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है, किसान खुशहाल है और मेहनत कर रहा है, उसको उसकी उपज का दाम मिल रहा है, सरकार प्रोक्योरमेंट सेंटर लगाती है, हर किसान की आमदनी बढ़ी है। कारण है इन 8-8.5 वर्षों में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा एक तरफ सरकार ने दी और 16 लाख निजी नलकूप को भी हमने फ्री में बिजली के कनेक्शन के साथ जोड़ने का काम किया है। ट्यूबवेल को सोलर पैनल के साथ जोड़ा भी है। बिजली नहीं है तो सोलर पैनल आपको हर समय बिजली उपलब्ध करवाने का काम करेगा, आपके ट्यूबवेल से पानी उपलब्ध करवाने का काम करेगा। यानी सरकार ने भी कदम उठाने में कोई संकोच नहीं किया। इमर्जिंग सेक्टर को भी हम लोगों ने टच किया, टेक्नोलॉजी के उस सेक्टर को। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का काम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में ही बनी है, लखनऊ में बन रही है और दुश्मन के पर ऐसा प्रहार करती है कि पता ही नहीं लगता है कि दुश्मन कहां चला गया। ड्रोन जो बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या स्थान हो सकता है, आज इस पे काम हो रहा है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यहां पर इसरो के चेयरमैन भी आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार भी उनके साथ मिलकर काम कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश अपना सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को रोकने के लिए? अर्ली वेदर की सूचना हम अन्य किसानों को दे सकें, नागरिकों को दे सकें,
आकाशीय बिजली कहां गिरने वाली है इसकी 3-4 घंटे पहले हम वार्निंग जारी कर सकें, इस सब पर कार्य करने के लिए और भी बहुत सारे उसका उपयोग है। हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से उसके लिए परमिशन न मिले। आज तो स्पेस टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच चुकी है कि वहां से बैठे बैठे वह सारे चित्र देगा, जमीन की एक एक इंच की चित्र दे देगा कि अगर जमीन प्रदीप शुक्ला की है तो रवि किशन कब्जा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप देख लेना, क्योंकि वह 1 इंच का दे देगा। पैमाइश के नाम पे ऐसा नहीं कि जरीब को थोड़ा सा इधर 1 फुट करो तो 10 फीट का अंतर आ जाए, नहीं कर पाएगा। वो तो एकदम एक्यूरेट कोऑर्डिनेट आपको दे देगा और आप उससे इधर उधर होए तो जैसे वो टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। कहां इलीगल माइनिंग हो रही है बता देगा, कहां पे तस्करी हो रही है ये भी बता देगा, हर चीज के बारे में अलर्ट कर देगा। लेकिन सुरक्षा कारणों से हो सकता है अभी इस पे समय लगेगा, लेकिन जनहानि रोकने के लिए तो अभी आकाशीय बिजली एक चुनौती हमारे सामने है। इन चीजों को हम लोग आज रोकने के लिए उनके साथ भी हम काम करना चाहते हैं। हम लोग अभी उसमें बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमें उस दिशा में प्रयास करना होगा। ड्रोन बहुत अच्छा काम कर सकता है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा पार्क बना रहे हैं। फार्मेसी के जितने छात्र हैं, दवा हमारे यहां बाहर से क्यों आएगी? सबसे बड़ा बाजार अगर उत्तर प्रदेश है तो दवा भी उत्तर प्रदेश में ही बनेगी, बाहर से नहीं लाएंगे। उत्तर प्रदेश देश और दुनिया को यहां से सप्लाई करेगा। क्वालिटी पे हमें ध्यान देना होगा, इस पे हम काम कर रहे हैं। ये जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है, उपकरण है, इसका भी एक केंद्र हम उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित कर रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में। इतनी सस्ती हो जाएगी। याद करिए, जब मोबाइल फोन पहले पहले आया था, एक कॉल इनकमिंग और आउटगोइंग की कीमत थी 16 रुपए, यानी आएगी तो भी 16 रुपए, जाएगी तो भी 16 रुपए, यानी 32 रुपए। बहुत सारे लोग फोन उठाते नहीं होंगे, आप करते होंगे, मेरा इशारा समझ गए होंगे। लेकिन ये तब है जब फ्री में है, इनकमिंग भी आउटगोइंग भी। लेकिन अगर उस समय होता तो क्या हाल होता? आज फ्री में है। और ऐसे ही टेली कंसल्टेशन से केवल उपचार ही नहीं हो सकता है, वर्चुअल क्लासेस भी चल सकती हैं। दुनिया के अंदर बैठा हुआ कोई योग्य शिक्षक किसी अच्छी जानकारी के बारे में पूरे देश और पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ सकता है। आज तो एआई टूल के माध्यम से यह भी सुविधा हो चुकी है। आप अंग्रेजी नहीं जानते, आपको आपकी भाषा में वो बता देगा। आप बैठे रहिए, आपको सारी चीजें आपकी भाषा में जानकारी मिलेगी। कोई आवश्यक नहीं कि आप दूसरी भाषा में, अगर वो फ्रेंच में बोल रहा है तो भी आपको हिंदी में सुनाई देगा, वो जर्मन में बोल रहा है तो भी आपको हिंदी में, वो स्पेनिश में बोल रहा है आपको तब भी हिंदी में सुनाई देगा, वो इंग्लिश में बोल रहा है तो भी आपको हिंदी में सुनाई देगा। अब समस्या नहीं उसकी तरफ जाने की, उस दिशा में आगे बढ़ने की, उसके लिए अपने आप को तैयार करने की। हर एक सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में मैं इस बात को मानता हूं कि जितना उत्पादन हमारा अन्नदाता किसान वर्तमान में कर रहा है, इससे 3 गुना अधिक उत्पादन करने की सामर्थ्य अभी हमारी ये धरती माता रखती है। और इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अच्छी क्वालिटी के बीज देने होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी से उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी और वेदर अलर्ट की जानकारी उन्हें समय पे देनी पड़ेगी कि कब मौसम में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे याद है, आज से 8 साल 10 साल पहले तक मध्य यूपी के किसान केवल 2 फसल बामुश्किल लेते थे। बुंदेलखंड का किसान 1 फसल बामुश्किल लेता था। आज 3-3 फसल ले रहे हैं, 3-3 फसल। यानी धान के कटने के बाद उनके द्वारा मकई की खेती प्रारंभ हो जाती है और मक्का की खेती
कटने के बाद फिर गेहूं बो लेते हैं, गेहूं बोने के बाद फिर नई फसल की तैयारी करने लगते हैं, यानी लगातार 3-3 फसल। और जब मैं इस बार मध्य यूपी में गया था अन्नदाता किसानों के साथ बातचीत करने के लिए, पूछने के लिए कि भाई क्या है आपकी स्थिति, तो एक एक किसान 1 एकड़ में 1 लाख रुपए की मक्का की खेती में नेट प्रॉफिट कमा रहा था। 1 लाख रुपए एक एकड़ खेत में। जो मेहनत करेगा उसके पास पैसा भी आएगा। महिला स्वयंसेवी समूह कैसे माफियाओं का मकड़ जाल था, आज मैं उसके बारे में एक छोटी सी और चीज आपको बताना चाहूंगा। वह है जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार वितरित होता है। 2017 के पहले इसमें माफियाओं का मकड़ जाल फंसा हुआ था, यानी जो शराब की सप्लाई करते थे उन्हीं को इसका पोषाहार का भी ठेका था। परिणाम क्या होता था, ये कभी उन माताओं को और उन कुपोषित बच्चों को नहीं प्राप्त हो पाता था जो इसका वास्तविक अधिकारी था। पूरा माफिया फैला हुआ था उसमें, पूरा उसका मकड़ जाल था। हम लोग आए, बहुत प्रयास किया मकड़ जाल को तोड़ने के लिए, लेकिन उसका इतना वह उसका सपोर्ट था हर एक स्तर पर, हर जगह, कि अंत में हमें तय करना पड़ा कि हम लोग अब प्लांट लगवाएंगे। THR प्लांट, टेक होम राशन का प्लांट हम लोगों ने लगाया। भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए क्वालिटी कंट्रोल की लैब को हमने थर्ड पार्टी के रूप में उसके साथ जोड़ा। उत्तर प्रदेश से कोई नहीं होगा देश की जो सबसे अच्छी क्वालिटी दे सकता हो, उस क्वालिटी के साथ जोड़ने के लिए हम लोग कार्रवाई प्रारंभ की। और फिर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ हमने THR को आगे बढ़ाया। रेसिपी हम लोगों ने तैयार करने के लिए कहा कि भाई लोकल हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा जो स्थानीय फसलें हैं उनको भी प्राथमिकता दो। आज THR प्लांट हमारे 204 लगे हैं। 60,000 महिलाएं आज 8,000 रुपए हर महीने इस पे कमा रही हैं, 8,000 रुपए कमा रही हैं। यानी एक नई कहानी है यह हर एक सेक्टर में हो सकता है। BC सखी, यानी गांव-गांव में बैंक की सुविधा हो, ये 2020 से पहले नहीं था। कोरोना आया था तब हम लोग जब भी कोई इंसेंटिव भेजते थे तो बैंक में लाइन लग जाती थी, एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब क्या किया जाए, तब हमने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की इस अवधारणा को आगे बढ़ाया था। और मुझे प्रसन्नता है कि 57,000 ग्राम पंचायतों में BC सखी अपनी सेवाएं दे रही हैं। हजारों करोड़ का इनका टर्नओवर है और सैकड़ों करोड़ का लाभांश भी इन BC सखियों का है और बेहतरीन काम कर रही हैं। महिला स्वावलंबन का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। हर एक सेक्टर में हो सकता है। ग्राम सचिवालय, अगर ग्राम पंचायतें चाहें तो उसे आत्मनिर्भरता की इकाई बना सकते हैं। नगर निकाय अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई बन सकती है। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास उस प्रकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हर जगह आमदनी हो सकती है, नए रोजगार के सृजन हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय बन गया है। ग्राम सचिवालय में हम लोग एक मॉडर्न शॉप भी दे रहे हैं, यानी जिसको आप फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं, किराना की दुकान, और मॉडर्न शॉप। अब केवल किराना ही नहीं बिकेगा, उसको हम पूरी छूट देंगे कि कोई भी सामान, नशीले पदार्थों को छोड़ करके बाकी कोई भी सामान वहां से वो बेच सकता है। उसके पीछे वह एक वेयर हाउस भी बनाए, यानी छोटा सा गोदाम बना ले, अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनेगा। एक नए व्यक्ति को वहां रोजगार मिलेगा। ग्राम सचिवालय में आज एक रोजगार सहायक है जो कंप्यूटर सहायक के रूप में, पंचायत सहायक के रूप में काम कर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में।